एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ये उसका थर्ड पार्ट है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेशनलिज्म की भावना लोगों के मन में तब फैलती है तब जब वो अपने आप को राष्ट्र का हिस्सा मानने लगते हैं, तब वो ये समझने लगते हैं कि यार ये हमारा देश है और यहाँ के सारे भाई बंधु हमारे अपने हैं, और कोई बात जो है वो राष्ट्र के प्रति रहे। लेकिन इंडिया में इतने डिफरेंट कम्युनिटी है, इतने सारे रिलीजस है, इतनी सारी भाषाएं हैं। केरल में अलग है, कर्नाटका में अलग भाषा है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी है, वेस्ट बंगाल में बंगाली है। तो इतनी सारी भाषाएं, तो ये कलेक्टिव सेंस है, मतलब एकता का, नेशनलिज्म का भाव फिर कैसे आया इंडिया में। सेंस ऑफ कलेक्टिव मतलब हम सब एक हैं, हम सब एक भारतीय हैं। इसकी जो भावना है सबसे पहले स्ट्रगल के टाइम पे, आज़ादी के स्ट्रगल के टाइम पे पनपी थी। लेकिन ऐसे ही नहीं, जो जो जिन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बड़े बड़े फ्रीडम, उन्हीं उन्हीं ने ही कंट्रीब्यूशन करा है। उसके अलावा भी जो है जिन्होंने फोक सॉन्ग के म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक के थ्रू, फोक डांस के थ्रू, अपनी पेंटिंग के थ्रू, अपनी किसी प्रकार के सिंबल के थ्रू, किसी ने चित्रकारी के थ्रू अपनी जो देशभक्ति को शो करा है। नेशनलिज्म की जो आइडेंटिटी, जैसा कि हम देखते हैं, उसको एक फिगर के रूप में बताया गया है, एक पेंटिंग के रूप में बताया गया है। इससे लोगों को पे एक अपनी देश की भावना के प्रति पहचानने में दिक्कत, अपने देश पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती, जिसे बेसिकली हम भारत माता कहते हैं। 20वीं सेंचुरी में जब नेशनलिज्म आया था, कि मतलब जब लोग बागों के दिल में राष्ट्रवाद के प्रति भावना जागी थी, तभी की बात है। तभी भारत माता की जो इमेज है तभी सामने आई थी। सबसे पहले इसको क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और 1870 में उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, और इसको अपनी मदरलैंड, मतलब मातृभूमि के लिए, और बाद में इसको इन्होंने आनंद मठ में जोड़ लिया था। और इसको काफ़ी, जब बंगाल के काफ़ी मूवमेंट हुए थे, उसमें वंदे मातरम काफ़ी गाया गाया गया था। और इसके बाद एक और पेंटर ने, जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने भी एक फेमस भारत माता की पेंटिंग बनाई है, जिसमें उन्हें काफ़ी एक संत के रूप में बहुत ही काम और डिवाइन और स्पिरिचुअल बताया गया है। और समय के साथ कई कलाकार हैं जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई है, और इसमें से नई नई छवि भारत माता की देखने को मिलती है। ये एक पेंटिंग दी है जिसको 1905 के टाइम पे बनाया गया था, भारत माता की। जब नेशनलिज्म का आइडिया चारों तरफ फैला कि जो लोग फोक सॉन्ग गाते हैं, फोक डांस करते हैं, फोक कला, मतलब कलाकृति करते हैं, उन्हें एक प्रकार का मौका मिल गया अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। और कई सारे नेशनलिस्ट का मानना था कि ये जो फोक सॉन्ग है, फोक म्यूज़िक है, फोक डांस, ये सब हमारे एक प्रकार का देश का पार्ट हैं, और इनको संजो के रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो गांव-गांव घूमकर इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने लगे, इनके बारे में जानने लगे। उन्होंने कहा कि ये ट्रू पिक्चर है, मतलब एक प्रकार से ट्रू कहाँ, मतलब हमारे कल्चर का एक आईना है, और इसको संजो के रखना ये हमारे लिए प्राइड की बात है। और इन्हीं के साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इन सब चीज़ों को, जो हमारे संस्कृति से, हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही एक है मद्रास में, चेन्नई में, नता नतेशा शास्त्री, इन्होंने 4 वॉल्यूम लिखे जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। इनका भी ऐसा मानना था कि ये मोस्ट ट्रस्ट वर्दी हैं चीज़ें हमारे जो देश, नेशनलिज्म के प्रति, देशभक्ति के प्रति, जो हमारी फोक सॉन्ग, फोक म्यूज़िक, जो भी फोक आर्ट्स हैं, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता गया, जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर हैं, वहाँ के लीडर हैं, उन्होंने ट्राई करा कि लोगों के मन में देश के प्रति भावना भावना जाके, आपस में एक दूसरे के प्रति अपनापन जागे। और तो इसलिए उन्होंने आइकन्स और सिंबल्स का सहारा लिया किसी भी प्रकार से। बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, वहाँ पे ट्री कलर का सहारा लिया गया, जिसमें थे रेड, ग्रीन और येलो कलर, जिसमें 8
8 लोटस मतलब 8 कमल के फूल बने थे जो कि रिप्रेजेंट करते थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। और एक क्रीसेंट मून होता है मतलब पतला सा चाँद ये रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम को। और 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज फ्लैग का डिज़ाइन करा, ये भी 3 कलर का था, रेड रेड ग्रीन एंड वाइट। और इसके बीच में सेंटर में गांधी जी का जो चरखा था उसको शो करा, उसको दिखाया गया। और इसको जब मार्च वगैरह होती थी, कहीं जाते थे आंदोलन के लिए, तो इस फ्लैग का भी यूज़ करते थे। इंडिया के लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए हिस्ट्री एक और ऑप्शन था, मतलब इस हिस्ट्री के ज़रिए दोबारा से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगा सकते थे। एंड 19th सेंचुरी में लोगों के मन में ये फीलिंग आई, लोगों के मन में ऐसा लगा कि हिस्ट्री को दोबारा से नए तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिसमें इंडिया ने इंडिया ब्रिटिश इंडियंस को बैकवर्ड समझता था, पिछड़ा समझता था। इनको ऐसा लगता था कि हम भाई अपनी सरकार खुद नहीं चला सकते, मतलब हम देश देश चलाने के कैपेबल नहीं है। तो उन्होंने स्टार्ट करा कि अपने देश के पास्ट के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने अपना लिखना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे देश का ग्लोरियस टाइम था, जहाँ पे वेल फाइन आर्किटेक्चर था, साइंस थी, मैथमेटिक्स थी, रिलीजियस थी, फ़िलासफ़ी थी, कई सारी चीज़ें थी। जो हमारा पास्ट था वो भी ग्लोरियस टाइम था। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए और उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया गया। और ये हिस्ट्री की जो बातें ये मतलब एक प्राइड की फीलिंग करवाती हैं। और उसके बाद अंग्रेज़ आए, उन्होंने अपना गुलाम बनाया, फिर उसके बाद स्ट्रगल का टाइम स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके बाद भी लोगों को एक करना थोड़ा सा मुश्किल था। जो भी बातें हो रही थी, जो भी ग्लोरीफाई टाइम था, वो भी हिंदुओं से रिलेटेड था। और जितनी भी इमेजें थी, जितनी भी सिंबल थे, जो भी बनाया गया था, वो भी हिंदुओं से रिलेटेड था। इससे बाकी कम्युनिटी के लोग अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट फील कर रहे थे, अलग फील कर रहे थे। जब इंडिया के लोग अंग्रेज़ों से काफ़ी परेशान थे, मतलब जब जहाँ जहाँ इंडिया ऑल ओवर इंडिया में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करके रखा था, तो हर वर्ग के लोग, हर क्लास के लोग परेशान थे कि यार हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान हो, वो भी परेशान है। इससे क्या हुआ, आपस में लोगों में यूनिटी का भाव पैदा हुआ। और इसी यूनिटी को मतलब इसी यूनिटी को बड़े स्तर पे लाने के लिए मतलब महात्मा गांधी ने काफ़ी काम करा, मतलब कह सकते हैं कि इन सबको एक करा था मूवमेंट के थ्रू। जो अलग अलग पीपल थे मूवमेंट में आते थे, गांधी जी से जुड़े हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर वर्ग के कई सारे लोग थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग थे। और उनके लिए आज़ादी का मतलब अलग ही था। जैसे कि जो चरवाहा लोग थे, उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि हम भैया इंडिपेंडेंट अपने जानवरों को जंगलों में चरा सकें, हमारे लिए ये आज़ादी का मतलब है। जो बिज़नेस क्लास लोग हैं उसके लिए टैक्स फ्री होना आज़ादी का मतलब था। तो जो लेबर वर्ग के लोग हैं, जो किसान लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए उनको टैक्स ना देना पड़े, उनके लिए ये था। मतलब हर वर्ग के लोग के लिए ये अलग अलग मतलब था। और कई सारे लोग जुड़े हुए थे, और इसमें सबकी मांगों को लेकर भी चलना था। और इसलिए ऐसा भी होता था कि ऐसा ना हो भैया एक एक व्यक्ति की मांग हम सुन ले, हो इससे जिससे दूसरा व्यक्ति नाराज़ हो जाए, मतलब दूसरे व्यक्ति की मांग ना सुन पाए। और इससे आपस में बहुत ज़्यादा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद भी हुआ करते थे। कांग्रेस इतने हाई पॉइंट पर थी, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पे थी, लेकिन इतने सारे विभिन्न प्रकार के लोग थे, तो आपस में मतभेद बने रहते थे। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आए हैं, अ नेशन विथ मैनी वॉइस का मतलब होता है हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर वर्ग के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आए हैं। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।